नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर चुनावों के बारे में। 10 वर्षों के अंतराल के बाद यहां पर चुनाव हो रहा है और अब एक नई सरकार का गठन होगा इस खास यूटी के अंदर। लेकिन पिछले चुनावों की तुलना में अब जम्मू कश्मीर का स्वरूप अनेक मामलों में बदल चुका है और अब जम्मू कश्मीर पहले वाला जम्मू कश्मीर नहीं रहा है। 2014 के बाद 2024 में जो चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर ये भी स्थिति है कि अब जम्मू कश्मीर की स्थिति पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं है और इसी वजह से और जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनेगी, उस सरकार को अब पहले की तुलना एक नई प्रकार की व्यवस्था संभालनी होगी। तो क्या होगी ये नई व्यवस्था जम्मू कश्मीर की नई सरकार के लिए? क्या-क्या अधिकार उसके पास होंगे और वे क्या काम कर सकती है, क्या नहीं कर सकती? इन सभी बातों पे हम लोग विचार आज की अपनी इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। तो आइए इसी क्रम में चीज़ों को समझना जानना शुरू करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के चुनाव पे पूरे देश की नज़र है और ये चुनाव अपने आप में बहुत अधिक खास भी है। ठीक है, तो फिलहाल ये मानचित्र है जम्मू कश्मीर का हमारे सामने, साथ साथ लद्दाख का भी। हम ये बात जानते हैं कि वर्ष 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया था और संसद में प्रस्तुत किए जाने इसको पास करा लिया गया था। इसी विधेयक में इन्होंने यह प्रावधान किया था कि जम्मू कश्मीर अब एक राज्य नहीं बल्कि 2 यूटी बनाएंगे और 2 यूटी में एक यूटी जम्मू कश्मीर के रूप में और दूसरा लद्दाख के रूप में जाना जाएगा। तो बिल पास हो गया सक्सेसफुली, कानून बन गया, तो अब वही व्यवस्था चल रही है। हालांकि लद्दाख में भी अपने लिए मांगे चल रही है, डिमांड कर रहे हैं चुनाव हो, विधानसभा हो, लेकिन अभी सरकार नहीं सोच रही है। जम्मू कश्मीर में शुरुआत से ही सभी चीजें रही हैं, विधानसभा रही है, सरकार हुआ करती थी, चीज चला करती थी, तो इस तरफ सोचा गया और लंबे समय से मांग के बाद, क्योंकि 2019 में स्थिति बदल गई थी, 2024 में चुनाव हो रहे हैं, तो इस मांगों के बाद अब देख रहे हैं कि चुनाव संपन्न होने वाले हैं। 3 अलग-अलग चरणों में यहाँ पर मतदान होगा। ये पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान यहाँ पर 25 सितंबर को होगा और वहीं तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। जिन सीटों के लिए यहाँ मतदान हो रहा है उनकी संख्या है 90। हालांकि परिसीमन के बाद 114 संख्या निर्धारित की गई है जम्मू कश्मीर के लिए सभी सीटों की, लेकिन 24 सीटें जो हैं यहाँ पर वो विधानसभा में पीओके वाले क्षेत्र से आरक्षित रखी गई। जिस दिन मिल जाएगा उस दिन वहां भी चुनाव करवा लेंगे, वो चीजें अपने हाथ में आ जाएगी। मामला सभी को क्लियर हो गया? तो कुछ इस प्रकार से हो रहा है चुनाव, अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इसके अलावा जो हमें समझना है, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, एक यूटी के रूप में पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ था कि जम्मू कश्मीर में एक यूटी के रूप में चुनाव हो रहे हैं, वो पहली बार हो रहे हैं। ये खास मामला है जम्मू कश्मीर का। तो परिसीमन के बाद 114 सीटें कर दी गई हैं, 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व रखी गई हैं, 7 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं, एसटी के लिए 9 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। इसके अलावा ये तो बात हो गई इलेक्शन वाले सिस्टम की। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 3 मेंबर नॉमिनेट भी होंगे और ये जो 3 मेंबर नॉमिनेट होंगे उनमें से 1 मेंबर नॉमिनेट होगा पीओके वाले क्षेत्र से और वहीं 2 मेंबर नॉमिनेट होंगे कश्मीरी प्रवासी समुदाय से। वे लोग जिन्हें जेनोसाइड के तहत अपना राज्य छोड़ना पड़ा था, आतंकवाद के डर के कारण छोड़ना पड़ा था, अब उन समुदायों में से या उन लोगों में से 2 लोग ऐसे होंगे जो चुने जाएंगे, मनोनीत होंगे ये उपराज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो 3 जो यहाँ पर सदस्य रहेंगे विधानसभा में मनोनीत होंगे, एक पीओके वाले क्षेत्र से और 2 कश्मीरी प्रवासी समुदाय से। चीजें क्लियर? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मामला रहेगा, उपराज्यपाल के पास में होंगे ये 3 केवल ये अधिकार। बाकी स्थिति आप लोग के सामने जो हम देख पा रहे हैं, इतनी क्लियर है सभी को मामला? ठीक है। जम्मू और कश्मीर के शासन संरचना को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि चीजें बदली हैं और आने वाले समय में कैसा शासन होगा समझ लीजिए। देखिए, राज्य के मामले में हम समझते हैं कि सारे अधिकार राज्य सरकार के पास, राज्य अब सक्षम है, अपने सभी अधिकारों का निर्वहन करेगी, सब कुछ उसके पास होगा और सभी मामलों में वो कानून बना सकती है। हालांकि संवर्ती सूची में अगर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लैश करेगा तो राज्य को वरीयता नहीं मिलेगी, केंद्र को ही वरीयता मिलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। बड़ी तो अब नया केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, पहली बार चुनाव दिख रहा है, तो कैसी होने वाली व्यवस्था, इसकी जो व्यवस्था होगी हम मान सकते हैं कि एक प्रकार से दिल्ली और पुडुचेरी जो 2 यूटी हमारे हैं जहां पर विधानसभा है, उनके मामले में समान हो सकती है। हालांकि दिल्ली एनसीटी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी है, तो इसलिए उसके मामले में चीजें और भी ज्यादा अलग हो जाती है। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है कि सीधा केंद्र का शासन चलेगा, लेकिन केंद्र सरकार स्वयं नहीं चलाती, वो अपना एक प्रतिनिधि भेजते हैं जिसको हम लोग उपराज्यपाल या फिर प्रशासक कह देते हैं और प्रशासक या उपराज्यपाल ही सारी जिम्मेदारियों को संभालता है। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का शासन केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के मॉडल के समान हो सकता है, पर पूरी तरह से नहीं होगा, कुछ अंतर होंगे।
जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा बनेगी वो विधानसभा पुडुचेरी की विधानसभा के समान होगी, ठीक है, क्योंकि पुडुचेरी एक यूटी है, सामान्य दिल्ली राजधानी भी है, एनसीटी वाला क्षेत्र है। तो पुडुचेरी की जो विधानसभा का सिस्टम है वो संविधान के अनुच्छेद 239 ए में है। तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा का मामला भी अनुच्छेद 239 ए में ही रहेगा। दिल्ली की विधानसभा को लेकर के बात करें तो अनुच्छेद 239 ए लागू होता है उस पर, ठीक है। तो इस विधानसभा की शक्तियां थोड़ी थोड़ी सी अलग होंगी, किस प्रकार से चीजें होंगी समझिए। इसके बारे में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 भी अनेक बातें बताता है। तो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 क्या क्या कहता है समझिए। वो ये कहता है कि जिस समय जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, उस विधानसभा के अंदर सरकार को सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस, इन दो मामलों पे अधिकार नहीं मिलेंगे। ये जो मामले रहेंगे ये मामले सेंट्रल के पास ही रहेंगे। बाकी इन मामलों के अलावा विधानसभा सभी विषयों पे काम कर सकती है। ये भी कहा गया है कि विधानसभा जिन सब विषयों पे काम करेगी उनमें राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय होंगे। लेकिन संवर्ती सूची के विषयों के मामले में अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लैश करेंगे तो उसके पास पावर रहेगी, आपके पास नहीं रहेगी। वित्तीय दायित्वों के मामले में यानी कि आप कभी भी फंड्स की बात करेंगे, पैसों की बात करेंगे, तो इस दौरान आपको अपने एलजी साहब से परमिशन लेनी होगी। वर्तमान में मनोज सिन्हा साहब एलजी हैं वहां पे, तो पहले एलजी साहब से परमिशन लेंगे और उसके बाद ही आप वित्तीय मामलों पर निर्णय ले सकते हैं, स्वयं से नहीं ले सकते। ऐसा माना जाता है कि जो एलजी साहब है उन्हें पता होता है राज्य की स्थिति क्या है, कैसी है, किस प्रकार से फंड खर्च हो सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं, तो इसी वजह से पहले वहां बातचीत करेंगे तब आप अंतिम निर्णय लेंगे। तो कुछ इस प्रकार के अधिकार आपको मिल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ व्यवस्था होगी, बाकी कानून वगैरह बनाएंगे, देखेंगे कौन सबसे बड़ी पार्टी बन के आएगी और किस प्रकार की व्यवस्था जम्मू कश्मीर में स्थापित होगी। दिल्ली और पुडुचेरी से तुलना कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी जम्मू कश्मीर की विधानसभा की। जम्मू और कश्मीर की संरचना की तुलना दिल्ली और पुडुचेरी से की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि क्यों कर रहे हैं ये भी समझ लीजिए। दरअसल हमारे पास में आज के समय में 8 यूटी तो हैं, लेकिन इन 8 यूटी में से सिर्फ 3 के पास ही विधानसभा है, बाकी किसी के पास विधानसभा नहीं है, ठीक है। तो दिल्ली की शक्तियां बहुत ज्यादा सीमित है, क्योंकि यहाँ पर भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस ये सब उपराज्यपाल के पास है। ठीक इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भ्रष्टाचार विरोधी मामलों पे जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल का ही नियंत्रण रहेगा, ठीक है। दिल्ली में भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस उपराज्यपाल के पास है प्रमुख मामले, क्योंकि सेंट्रल के मतलब हमारी लिए जो यहाँ पर स्थिति है वो एक प्रकार से कैपिटल की भी आ जाती है, तो इस वजह से थोड़ा गड़बड़ देखने को मिलता है और व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि अपने हाथ में रखे। लेकिन जम्मू कश्मीर पहली बात तो वह कैपिटल नहीं है, ठीक है, पर फिर भी एक संवेदनशील क्षेत्र तो है भारत का, ये हम लोग मानते हैं। तो उपराज्यपाल को यूटी के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भ्रष्टाचार विरोधी मामलों पर नियंत्रण पूरी तरह से मिलेगा। इसके अलावा बाकी मामलों का निर्णय जम्मू कश्मीर की सरकार कर सकती है। 2019 का अधिनियम एलजी को कुछ खास पावर देता है और ये पावर इस मामले में भी देता है कि वो बातें जो कानूनों में नहीं लिखी हुई है या कहीं पर परिभाषित नहीं है, उन पर भी निर्णय जो होगा वो एलजी अपनी मर्जी से ले सकते हैं, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए। तो जब आपको विवेकाधीन शक्तियां मिल जाए, कानूनों से परे भी कुछ शक्तियां मिल रही है राज्य के अंदर निर्णय लेने के लिए, तो आपकी पावर और ज्यादा हो गई है। पुडुचेरी की तरह हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा अनुच्छेद 239 के तहत शासित होने वाली है। फिलहाल सारा मामला इस प्रकार से है। दिल्ली की विधानसभा 239 ए जैसा कि मैं आपको भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा 239 ए के तहत, पुडुचेरी भी 239 ए के तहत, दिल्ली 239 ए के तहत, ठीक है। उपराज्यपाल की भूमिका किस प्रकार से रहेगी जम्मू कश्मीर में, ये समझते हैं तो पता लगता है कि जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के पास में महत्वपूर्ण अधिकार है। वित्तीय शक्तियों से परे मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। खासतौर पे अखिल भारतीय सेवाएं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है। तो इस मामले में भी उपराज्यपाल के पास अच्छी खासी पावर है और खास पावर है। उपराज्यपाल कोई भी निर्णय लेगा, ऐसा भी नहीं है कि आप जाकर के कोर्ट में चीजों को लेकर के आप ब्लेम करेंगे या किसी प्रकार से मामला प्रस्तुत करके चुनौती कर सकते हैं, चैलेंज दे सकते हैं। इस सब के अधिकार भी आपके पास सरलता से नहीं, क्योंकि वो अधिकार क्षेत्र है, वो अपने कार्यों को पूरा कर सकता है। ये उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दी है, क्योंकि वो उसका ही प्रतिनिधि है और उसके लिए काम करेगा और व्यवस्था स्थापित करेगा, अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। उपराज्यपाल की शक्तियों, महाधिवक्ता, विधि अधिकारियों की नियुक्ति करना तथा अभियोजन एवं प्रतिबंधों से संबंधित निर्णयों में भाग लेने की क्षमता भी सब शामिल है। ये सारी पावर भी एलजी को मिली हुई है, ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो एलजी के पास ज्यादा पावर, जैसे कि आपको बता चुका हूं, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब केंद्र सरकार का ही शासन। इसके साथ साथ वो डायरेक्ट शासन नहीं करती, एक अपने लिए प्रतिनिधि नियुक्त करती है। तो जो प्रतिनिधि होता है उसको हम एलजी या प्रशासक कहते हैं। अब जो भी व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, जो भी चीजों को संभाल रहा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर चीजें इस प्रकार से देखते हैं कि जो भी संभाल रहा है वो संभालेगा चीजों को अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग निर्णय लेगा, तो पावर उसके पास ज्यादा हो गई सेंट्रल के तहत, और लेजिस्लेटिव असेंबली के तहत सरकार के पास में थोड़ी कम पावर, थोड़ा कम निर्णय लेने की शक्तियां रहेंगी। ये हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा।
तो एक सरल सा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, जम्मू और कश्मीर विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 5, 7, 10 या 11? जल्दी से मुझे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट कर दीजिए, सरल सा है मामला। ठीक है, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करनी है, वीडियो को लाइक के बिना कहीं नहीं जाना है। बाकी की बातें हम लोग करेंगे हमारी आने वाली और वीडियोस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।